नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का आंदोलन अब और तेज हो गया है। आंदोलन की आग बढ़ती जा रही है। बीड, धाराशिव, संभाजीनगर, पुणे, मुंबई के बाद अब नागपुर, नासिक में भी प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। दूसरी तरफ सरकार की कोशिश जारी है। आज ऑल पार्टी मीटिंग हुई। सभी पार्टियों की इस मुद्दे पर एक राय है। सबका कहना है कि मराठाओं को आरक्षण मिलना ही चाहिए। सरकार भी इसके लिए तैयार है, लेकिन मुश्किल है, ये काम तुरंत नहीं हो सकता, आसानी से नहीं हो सकता। इसे करने में वक्त लगेगा। और भूख हड़ताल पर बैठे मराठा आंदोलन के बड़े नेता मनोज जरांगे और उनके सपोर्टर्स वक्त देने को तैयार नहीं है। मनोज जरांगे ने आज ऐलान कर दिया है कि अगर सरकार ने आज रात रिजर्वेशन के मुद्दे पर कोई पक्का फैसला नहीं किया तो वो कल से पानी पीना भी छोड़ देंगे। सरकार ने उनसे जिद छोड़ने की अपील की है। मनोज जरांगे पाटिल का कहना है कि अगर सरकार मराठाओं को तुरंत पिछड़ी जाति में शामिल करके आरक्षण नहीं दे सकती तो सभी मराठाओं को फिलहाल कुणबी जाति का सर्टिफिकेट जारी करने का आदेश दे, जिससे बैकवर्ड कोटे से मराठाओं को रिजर्वेशन मिलना शुरू हो जाए। सरकार इसके लिए भी तैयार है। सभी जिला अधिकारियों को इसके निर्देश दिए गए हैं कि वो पुराना रिकॉर्ड निकालें, पुराने दस्तावेज जमा करें, जिससे मराठाओं का कुणबी प्रमाण पत्र जारी किया जा सके। ये रास्ता भी मुश्किल है। इसमें मुश्किल क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसके बाद दूसरी मुश्किल शुरू हो जाती है। पिछड़े वर्ग के नेताओं ने कहना शुरू कर दिया कि वो मराठाओं को रिजर्वेशन देने के पक्ष में हैं, लेकिन ये काम दूसरी जातियों का हक मारकर नहीं होना चाहिए। और मुसीबत यह कि सरकार आरक्षण की सीमा को 50% से ज्यादा बढ़ा नहीं सकती। अगर ऐसा करती है तो आंदोलन तो शायद खत्म हो जाए, लेकिन आरक्षण का मामला कोर्ट में अटक जाएगा। इसीलिए आज चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने कहा सरकार ऐसा रास्ता निकालना चाहती है जिससे मराठाओं को पक्का आरक्षण मिले, मामला कोर्ट कचहरी चक्कर में न फंसे, और यह बात आंदोलन करने वालों को समझनी चाहिए। आज एकनाथ शिंदे ने एक बार फिर कहा कि सरकार आंदोलन के खिलाफ नहीं है, लेकिन आंदोलन की आड़ में हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यह बात प्रदर्शनकारियों को ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब सवाल है कि रास्ता क्या निकलेगा, आंदोलन खत्म कैसे होगा, यह आग कैसे बुझेगी, मराठाओं को आरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो कब मिलेगा, कितना वक्त लगेगा और क्यों लगेगा, आरक्षण देने में कानूनी अड़चनें क्या हैं, सरकार इन सारी बाधाओं को दूर करने के लिए अब तक क्या कर रही थी, आगे क्या करेगी, इस मुद्दे पर सियासत क्यों हो रही है, ये सारी बातें आज मैं आपको बताऊंगा आज की बात में। लेकिन सबसे पहले आपको दिखा देता हूं आज महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण लेकर क्या क्या हुआ। आज सुबह चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र की सभी पार्टियों के नेताओं के साथ मराठा आरक्षण के मुद्दे पर बात की, सबकी राय ली। इस ऑल पार्टी मीटिंग में मुख्यमंत्री शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अलावा शरद पवार, नाना पटोले, बालासाहेब थोराट, सुनील तटकरे, छगन भुजबल, जयंत पाटिल समेत पक्ष और विपक्ष के सारे बड़े नेता मौजूद रहे। अजीत पवार इस मोटी मीटिंग में नहीं आए क्योंकि उन्हें बुखार है, डेंगू हुआ है, वो आराम कर रहे हैं। ऑल पार्टी मीटिंग में सभी पार्टियों ने कहा कि वो मराठाओं को आरक्षण दिए जाने के पक्ष में है। कुछ नेताओं ने इसमें एक राइडर लगाया, कहा कि मराठा समाज को आरक्षण मिले, लेकिन इससे दूसरे समाज के आरक्षण पर असर नहीं पड़ना चाहिए। शरद पवार ने सलाह दी कि सरकार जल्दी से जल्दी उन सभी कमियों को पूरा करे, उन जरूरी शर्तों को पूरा करे जिसके कारण पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण पर रोक लगा दी थी। इस मीटिंग में सभी पार्टियों ने मराठा आरक्षण के आंदोलन के दौरान जो हिंसा हो रही है उस पर चिंता जताई। सबने आंदोलनकारियों से संयम बनाए रखने की अपील की। सभी नेताओं ने मनोज जरांगे पाटिल से अनशन खत्म करने की भी मांग की है। मीटिंग खत्म होने के बाद एकनाथ शिंदे ने कहा सरकार मराठा समुदाय को टिकाऊ पक्का आरक्षण देना चाहती है। मराठा समुदाय को कुणबी सर्टिफिकेट देने और सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन पर सरकार का काम चल रहा है, लेकिन यह सब चुटकी बजाते ही नहीं हो सकता, इसमें वक्त लगेगा। आंदोलनकारियों को सरकार को कुछ और वक्त देना चाहिए।
मिळालं पाहिजे। मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, ये भूमिका सरकार की है और सबकी यही भूमिका है और इस पर सब एक मत है और ये आरक्षण नियमों के हिसाब से हो जो कानूनी रूप से टिके, ये भावना भी सबकी है। दूसरे समाज पर अन्याय ना करते हुए मराठा समाज को टिकने वाला आरक्षण मिलना चाहिए, ये भूमिका सबकी थी। 2 लेवल पर अपना काम शुरू है। एक मराठवाड़ा में लोगों को कुणबी सर्टिफिकेट देना और सुप्रीम कोर्ट की क्यूरेटिव पिटीशन पर काम करना, इस पर चर्चा हुई है, लेकिन इसके लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा, ऐसा निर्णय हुआ है और सारी पार्टियां इस पर सहमत हैं। हालांकि ऑल पार्टी मीटिंग में विरोधी दलों के कई नेताओं ने सरकार से कहा कि मराठा आरक्षण कब से लागू होगा, इसका एक टाइम फ्रेम सेट कर दिया जाए तो बेहतर होगा। उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता अनिल परब ने मुख्यमंत्री से पूछा कि जस्टिस शिंदे कमेटी और पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट कब तक तैयार हो जाएगी। एनसीपी के अजित पवार कैंप के छगन भुजबल ने कहा कि मराठा समाज को आरक्षण देने में इस बात का ध्यान रखा जाए कि ओबीसी समाज का आरक्षण प्रभावित न हो। बैठक के बाद महाराष्ट्र विधानसभा में नेता विपक्ष विजय वडेट्टीवार ने कहा कि सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने में देर कर दी। अगर सरकार विपक्ष को पहले भरोसे में लेती, प्रदर्शनकारियों से बात करती, तो हालात इतने न बिगड़ते। ये आज के बैठक में हमने यही कहा स्पष्ट रूप से कि आपने जो ये ऑल पार्टी बैठक बुलाई है, इसमें थोड़ा लेट किया आपने। ये पहले बुलाते तो आज ये स्थिति महाराष्ट्र में नहीं आती। कानून जो आज बिगड़ चुका है, खुलेआम लोग कानून हाथ में लेकर काम कर रहे हैं, उनका जो उद्रेक हो रहा है, तो इसको जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाए, समझाया जाए और जो कोई गलत करता है, लोगों को भड़काने का काम करता है, उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। यह आंदोलन शांति से होता है तो शांति से आंदोलन चल रहा है तो उसको कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, यह हमने भूमिका रखी है। इसके साथ साथ हमने ये भी स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर ये इनको किसी को भी कोई आरक्षण देना है तो आप सरकार ने भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए। आज सरकार ने भूमिका वहाँ पे रखी कि आज भी हम जो भी किसी को भी किसी के हिस्से का या 50% में हम लोग किसी को दे नहीं सकते, यह भूमिका सरकार ने रखी है और उनका सरकार ने रखी है। उनका ये कहना है कि अगर ये सब देना है तो पहले ये इनको हम लोग एजुकेशनली और सोशली इनको हमको बैकवर्डनेस इनका प्रूव करना पड़ेगा, तभी ये आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए वो समय मांग रहे, तो हमने बोला आप समय लीजिए। समय लेने के बाद ओबीसी जो नेता है उनको भी सबको विश्वास में लेकर जो निर्णय लेना है, सरकार के साथ हम हैं। अजित पवार की पार्टी से सुनील तटकरे और छगन भुजबल मीटिंग में मौजूद थे। बैठक के बाद सुनील तटकरे ने कहा, यह सियासत करने का वक्त नहीं है, आरोप प्रत्यारोप का वक्त भी नहीं है। मराठा आरक्षण पर सभी पार्टियां एक साथ हैं, एक मत हैं, सब मिलकर इसके लिए काम करेंगी। सुनील तटकरे ने मराठा समुदाय से अपील की कि वो शांति बनाए रखते हुए सरकार का सहयोग करें। सर्वपक्षीय बैठक में यही निर्णय हो गया है कि मराठा समाज को आरक्षण देना चाहिए और राज्य में जो कुछ स्थिति पैदा हो गई है उसके लिए शांतता प्रस्तावित करने के लिए सबका सहयोग वहाँ पे मिलना चाहिए। मीटिंग में मौजूद सभी नेताओं ने एक लेटर साइन किया है जिसमें मनोज जरांगे पाटिल से अनशन छोड़ने, शांति बनाए रखने और सरकार को कुछ और वक्त देने की अपील की गई है। ये चिट्ठी मनोज जरांगे को दी गई। उन्हें बताया गया कि सरकार थोड़ा वक्त और चाहती है, लेकिन मनोज जरांगे ने सरकार को वक्त देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि पिछली बार सरकार ने 30 दिन मांगे थे, उन्होंने 40 दिन दिए। अब एकनाथ शिंदे आए और बताएं उन्होंने 40 दिन में क्या किया। मनोज जरांगे ने कहा कि अब मराठा आरक्षण लागू होने से पहले वो अपना अनशन नहीं तोड़ेंगे। सरकार स्पेशल सेशन बुलाए और आरक्षण का कानून पास करे। हमने पहले ही उनको सबको ठहराव पारित किया था, इसलिए तो समय दिया था। आप क्यों समय चाहिए? आके बोलो, इधर मेरे सामने आओ, जरा पीछे मत बोले मारो, सामने आओ, बताओ क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, कैसा रिजर्वेशन मराठा को देने वाले तुम, कितने दिन में देने वाले, अब क्या करने वाले, ये सब हमको बताओ पहले।
फिर मराठी देखेंगे देना है या नहीं देना, नहीं तो 5 मिनट भी नहीं मिलेंगे। ये तो 7 पीढ़ी से चल रहा है, जानबूझ के नहीं दिए जा रहे। इस बार ऐसा हमारा और उनका बातचीत हो गई थी कि 4 दिन में ये नहीं होगा, 1 महीने का समय दे दो, हम पूरा भी लेके आपको कायदा पारित करके हम मराठों को रिजर्वेशन देंगे। हमने 40 दिन दे दिए 30 दिन के बदले। इसमें 2001 का कायदा से आप मराठों को रिजर्वेशन दे सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपकी इच्छा नहीं है। लेकिन आगे आगे देखो, इनकी इच्छा तैयार हो जाएगी, ये मराठों को रिजर्वेशन देंगे, हम उनको सबको उनको ठेके को लाएंगे। ये मराठों की शक्ति है, तुम देखो। जो बात मनोज अरंगे कह रहे हैं वही बात सरकार और विपक्ष के विधायक भी कह रहे हैं। सरकार में शामिल अजीत पवार गुट के विधायकों ने विपक्ष के दूसरे विधायकों के साथ मंत्रालय के बाहर धरना दिया, नारेबाजी की, असेंबली का स्पेशल सेशन बुलाने की मांग की। इन सारे नेताओं ने कल गवर्नर से मुलाकात की थी, मराठा आरक्षण के मुद्दे पर हो रही हिंसा पर चिंता जताई थी और गवर्नर से तुरंत विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की अपील की थी। आज इन विधायकों ने कहा कि उनकी पार्टी चाहती है कि अब बिना देर किए मराठा समाज को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। प्रदर्शन कर रहे लोगों को लगना चाहिए कि सरकार उनके लिए कुछ कर रही है। अजीत पवार कैंप के नेताओं ने कहा कि अजीत पवार के साथ उनकी मीटिंग हुई है, उन्हीं के निर्देश पर उन्होंने स्पेशल सेशन बुलाने की मांग उठाई है। हम लोग इस मांग को लेकर बैठे हैं कि स्पेशल सेशन एक लिया जाए जिसके अंदर मराठा आरक्षण देने की घोषणा की जाएगी। मुख्यमंत्री साहब को हमने पत्र भी दिया है, सब आमदार ने साइन करके पत्र दिया है। मराठा समाज का आरक्षण ये विषय सरकार पर दबाव लाने का विषय नहीं है। इस पे मराठा आरक्षण का जो विषय है, ये विषय जो है मराठा समाज के लिए बहुत जरूरी विषय है। आज उनके विकास के लिए ये बहुत जरूरी विषय है। कल हमारे नेता अजीत दादा के घर पे देवगिरी पे एक बैठक वहाँ दर मंगलवार को आयोजित होती है, उसमें हमने तय किया था कि आज मंत्रालय को ताला लगाएंगे। जैसे संसद का यानी दिल्ली का अधिवेशन हुआ महिला की रिजर्वेशन के लिए, मराठा रिजर्वेशन के लिए भी एक दूसरे अगर अधिवेशन बुलाया गया विशेष अधिवेशन, तो हमें लगता है कि उसका GR निकलेगा और मराठा समाज को न्याय मिलेगा। गवर्नर को भी कल हम मिले थे और उनको भी हमने निवेदन दिया है कि विशेष अधिवेशन बुला के ये समस्या पे हमें बात करने की संधि दी जाए। मंत्रालय लॉक करके उनको ये संपूर्ण महाराष्ट्र की जो भावना है सर्वसामान्य मराठा समाज की, वो उनको उनके निदर्शन लाने के लिए ये किया गया है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री अनिल पाटिल ने प्रदर्शन कर रहे विधायकों से मुलाकात की। अनिल पाटिल ने कहा कि मराठा आरक्षण को लेकर हर पार्टी एकमत है, विधायकों की भावना को वो समझते हैं, वो उनकी बात मुख्यमंत्री तक जरूर पहुंचाएंगे। मराठा समाज को अलग से आरक्षण होना चाहिए, ये पहले से ही सभी की मांग थी, आज भी है। आज विधायकों ने यहाँ पर जो आंदोलन रखा उनके सभी फेवर में ही है। जो भी भावना रहेंगी वो मेरा काम है वहां तक पहुंचाना, फिर डिसीजन लेना काम मुख्यमंत्री महोदय का है। लेकिन अजीत पवार कैंप के विधायकों के प्रोटेस्ट को शरद पवार की बेटी एनसीपी की प्रेसिडेंट सुप्रिया सुले ने ड्रामेबाजी बताया। सुप्रिया ने कहा, जिनकी सरकार है, जो खुद सरकार में है, उन्हें प्रदर्शन करने की क्या जरूरत, उन्हें गवर्नर से मिलकर स्पेशल सेशन की मांग की क्या जरूरत। सुप्रिया ने कहा, अजीत पवार कैंप के विधायक चीफ मिनिस्टर के पास जाकर यह बात कह सकते थे, लेकिन वो चीफ मिनिस्टर के बजाय गवर्नर के पास गए। इसका मतलब है कि अब अजीत पवार के विधायकों को भी मुख्यमंत्री पर भरोसा नहीं रहा। ये हमारी तरफ से नहीं है, ये महाराष्ट्र की जनता की आवाज है। और महाराष्ट्र के जो सत्ता में जो आमदार ये सांसद है सब वो बैठे, तो इसका क्या है, नो कॉन्फिडेंस है। जो सत्ता के जो है सारे विधायक मुख्यमंत्री के पास नहीं गए, वो विधायक गवर्नर हाउस गए। इसका मतलब क्या है कि जो सत्ता में जो है, जो उनके घटक पक्ष है, उनके घटक पक्ष के जो उनके सब विधायक है, उनको सरकार में कॉन्फिडेंस नहीं है, इसीलिए तो गए गवर्नर के यहाँ। और गवर्नर हाउस उनके मुख्यमंत्री 10 मिनट पे चलने के थे, गाड़ी से जाते तो 3 मिनट में सह्याद्री पहुंचे, लेकिन सह्याद्री नहीं गए विधायक, ये गवर्नर हाउस गए।
इसका मतलब क्या है कि इनको कॉन्फिडेंस नहीं रहा है इस राज्य की ये ट्रिपल इंजन खोके सरकार में। इंटरेस्टिंग बात यह कि सुप्रिया सुले अजित पवार कैंप के विधायकों के प्रदर्शन पर सवाल तो उठा रही थी, लेकिन वो भी आज शरद पवार कैंप के एनसीपी विधायकों के साथ विधानसभा के बाहर जो प्रदर्शन हो रहा था उसमें शामिल थी। उनकी मांग भी यही है कि तुरंत स्पेशल सेशन बुलाकर मराठा आरक्षण पर कानून बनाया जाए। विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाने की मांग ऑल पार्टी मीटिंग में भी आज उठी, लेकिन बैठक में मौजूद महाराष्ट्र के एडवोकेट जनरल वीरेंद्र सराफ ने नेताओं को बताया कि अगर स्पेशल सेशन बुलाया भी जाता है तो इससे कोई रास्ता नहीं निकलेगा, क्योंकि इस मामले में राज्य सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती। उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता अंबादास दानवे ने मीटिंग के बाद ये बात कही। उन्होंने कहा इस मामले में तुरंत फैसला केंद्र सरकार ही कर सकती है, इसलिए असेंबली के स्पेशल सेशन की मांग का कोई मतलब नहीं है। ऐसा इसमें पूरा स्टडी करके बात करना चाहिए। हमारे सेशन की जिम्मेदारी क्या है, या विधानसभा विधान परिषद की जिम्मेदारी क्या है, केंद्र की जिम्मेदारी क्या है, बीच में जो अलग अलग आयोग है उनकी जिम्मेदारी क्या है, सुप्रीम कोर्ट की क्या है, वो सब जिम्मेदारी समझने के बाद ये सब बातें हो सकती है। अभी मैं कहूँगा सेशन बुलाओ, तो सेशन बुलाने से थोड़ी मराठा आरक्षण मिलेगा। सेशन ने तो, इस सदन ने तो एक मत से ठहराव मंजूर किया ही है ना, आगे और हम क्या करेंगे इसके आगे। इसलिए जिम्मेदारी तो अभी सरकार की है। उन्होंने केंद्र से, सुप्रीम कोर्ट से, जो नया आयोग है मागास उसमें, उसके माध्यम से सब होगा। अब सवाल है कि अगर राज्य सरकार तुरंत कुछ नहीं कर सकती, असेंबली का सेशन बुलाने से कुछ नहीं होगा, तो फिर रास्ता क्या है? यहां आकर बात अटकती है और सियासत यहीं से शुरू होती है। अब इस मामले में केंद्र सरकार को लपेटा जा रहा है। कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार चाहे तो मराठाओं को तुरंत आरक्षण मिल सकता है। कहा जा रहा है कि मोदी सरकार कानून बनाकर रिजर्वेशन की लिमिट 50% से ज्यादा बढ़ा सकती है। उद्धव गुट के सांसद विनायक राउत ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी लिख दी है, राष्ट्रपति से मिलने का वक्त मांगा है। उद्धव कैंप के सांसदों और विधायकों का डेलीगेशन राष्ट्रपति से मिलकर मराठा और धनकर समाज को आरक्षण के मुद्दे पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहा है। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार मराठा आरक्षण के मुद्दे पर सीरियस नहीं है, इसीलिए इतना गंभीर विषय होने वाली ऑल पार्टी मीटिंग में उद्धव ठाकरे को नहीं बुलाया गया। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी पावर में है। जब डबल इंजन की सरकार है तो ये बताएं कि मराठाओं को आरक्षण कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। ये राजनीति का विषय नहीं है, ये कोई व्यक्तिगत देश का विषय नहीं है। राजनीति नहीं होनी चाहिए ऐसे विषय में जहां महाराष्ट्र की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, जहां महाराष्ट्र की लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो गैर कानूनी मुख्यमंत्री है, एक सर्वदलीय बैठक बुला ली। वो बैठक में ऐसे अरे गहरे नचुलाल को सभी को बुलाया गया, जिसके एक भी विधायक नहीं है, ना एक सांसद है, ना खुद सांसद विधायक है, ना जनता का समर्थन है। ऐसे 20-25 लोग हैं जिनको बुलाया उस बैठक में। क्योंकि जो पार्टी कल तक सत्ता में थी, जिस पार्टी ने महाराष्ट्र को 3 मुख्यमंत्री दिए हैं, हाँ, जिस पार्टी के कल तक 20 सांसद थे, जिस पार्टी के मुख्यमंत्री कल तक रहे, आप भी उस पार्टी में रहे मुख्यमंत्री जी, आज भी उस पार्टी के 16 विधायक और 6 सांसद हैं, आप उनको नहीं बुलाते ऐसे महत्वपूर्ण बैठक में, जिनका रोल बहुत महत्वपूर्ण है इस समाज में, जिस पार्टी को समाज में समर्थन है, आप उनको नहीं बुला रहे। ये क्या चल रहा है? ये अपना व्यक्तिगत जो द्वेष है वो आप निकाल रहे हो, भड़ास निकाल रहे हो। ऐसी राजनीति नहीं चलती कभी। तो ठीक है, मैं यही कहता हूँ कि मुझे मान सम्मान की जरूरत नहीं है। हमें ये प्रश्न का समस्या निकालो और मनोज जरांगे पार्टी का जो अनशन है उनकी प्राण की रक्षा करो। उद्धव ठाकरे की पार्टी जो कह रही है वही लाइन शरद पवार गुट की भी है। जितेंद्र आव्हाड ने कहा मराठा आरक्षण लागू करना महाराष्ट्र सरकार के हाथ में है ही नहीं। शिंदे आरक्षण देने का जो दावा कर रहे हैं वो झूठा है। मराठा समुदाय को आरक्षण सिर्फ केंद्र सरकार दे सकती है
और इसके लिए उन पर दबाव बनाना जरूरी है। आरक्षण उनके हाथ में नहीं है। क्यों ये समाज के भावनाओं से खेलते हैं? क्यों झूठी कसम लेते हैं? आरक्षण जिसके हाथ में है उनको मिलने गए क्या? ये आरक्षण पूरा मोदी जी के हाथ में है। 288 आमदार को लेके, विधान परिषद के जो आमदार है उनको लेके, लोकसभा के जो खासदार है उनको लेके, शरद पवार जी को लेके, उद्धव ठाकरे जी को लेके आप चलो दिल्ली, चलो हमारी एकजुट दिखाते पूरे महाराष्ट्र की हमारी क्या भावना है। क्यों नहीं लेके जाते हमको? पूरा फेलियर है, सरकार कार्यक्षम है, सरकार के इंटेलिजेंस का फेलियर है। मंत्रियों की गाड़ी फोड़ी जा रही है, आमदारों के घर जलाए जा रहे हैं। अरे हमको कभी भी पकड़ेंगे मार देंगे तो क्या, कौन जिम्मेदार है? अगर हर महाराष्ट्र के इंसान को खुद की सुरक्षितता खुद ही करनी पड़ी तो ये सरकार की जरूरत क्या है? विपक्ष के नेता सरकार के साथ होने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन सरकार पर हमले भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार के सामने मुश्किल यह है कि मराठा आरक्षण के खिलाफ तो वो बोल नहीं सकती, और इस मुद्दे को लेकर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो हिंसा हो रही है, उसे रोकना भी जरूरी है, क्योंकि हिंसा की आग आज मुंबई तक पहुंच गई। आंदोलनकारियों के टारगेट मंत्री और विधायक बन गए। आज मुंबई के हाई सिक्योरिटी जोन में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री हसन मुशरीफ की गाड़ी पर हमला किया गया। विधायक आवास की पार्किंग में खड़ी मुशरीफ की गाड़ियों पर पत्थरबाजी की गई। हालांकि पुलिस ने पत्थर फेंकने वाले 3 लोगों को तुरंत पकड़ लिया। तीनों मराठा समुदाय के थे, लेकिन हसन मुशरीफ ने कहा कि उनकी पार्टी और खुद उन्होंने मराठा आरक्षण के लिए लंबा संघर्ष किया है। वो आंदोलनकारियों की भावनाओं को समझते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि उन पर हमला करने वालों को छोड़ दिया जाए। मैं मंत्री बनने के बाद मैं किराए के घर में रहता हूँ। मुझे अभी शासकीय निवास स्थान नहीं मिला, और मेरी जो गाड़ी रहती है, मेरा ड्राइवर और पीए वो एमएलए हॉस्टल के रूम में रहते हैं, और नीचे एमएलए हॉस्टल के नीचे पार्किंग में एक गाड़ी लगाई जाती थी। कई 2-3 लोगों ने उसे आज पत्थर मारकर कांच फोड़ दी है, ऐसी खबर मैं ही सुना। मैं वो गाड़ी में नहीं था, मैं सुरक्षित हूँ, कोई उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो कृत्य लोगों ने किया है वो मराठा समाज को आरक्षण मिलने के लिए किया है। तो ये मराठा समाज को आरक्षण के लिए पहले से हम जब लाख लोगों के बड़े बड़े मोर्चे निकलते थे तब भी, और जब आमरण उपोषण होता था तब भी हम उनके साथ हैं, हम उनके साथ रहेंगे। अभी जो उन्होंने किया है कृत्य, मुझे लगता है कि ये तीनों लोगों को कठोर कोई शिक्षा न देते उनको छोड़ दिया जाए। इस हमले के बाद विधायकों और मंत्रियों के घरों की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है, लेकिन विपक्ष को लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े करने का मौका मिला। सुप्रिया सूले ने कहा विधायकों के घर जलाए जा रहे हैं, मंत्रियों की गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं, कानून व्यवस्था स्वस्थ हो गई है, इसलिए होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा दे देना चाहिए। जिम्मेदारी इस राज्य की गृह मंत्री की है। कंप्लीट लॉ एंड ऑर्डर फेलियर, इसकी जिम्मेदारी पूरी देवेंद्र फडणवीस जी की है। वो इस देश के गृह मंत्री है, इस राज्य के गृह मंत्री है। उनका इंटेलिजेंस क्या कर रहा है? और उनको दूसरे राज्य में ये प्रचार के लिए जाने के लिए टाइम है, लेकिन खुद के राज्य के लिए वक्त नहीं है इनको। तो बड़े प्रचारक बन जाए, किसी और को गृह मंत्री बना ले। इसीलिए मैं बोल रही हूँ उनका रेजिग्नेशन लेना ही चाहिए, उनको देना ही पड़ेगा। हालांकि ये सही है कि महाराष्ट्र में पिछले 3 दिन में काफी हिंसा हुई है, लेकिन सरकार के सख्त रुख के बाद हिंसा और आगजनी की खबरें आनी बंद हो गई। आज कहीं से इस तरह की जानकारी नहीं मिली। हालांकि प्रदर्शन होते रहे, आंदोलन चलता रहा। आज कई नए इलाकों में प्रोटेस्ट हुए। पुणे में अखिल भारतीय मराठा संघ ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी हाथ में मनोज जरांगे पाटिल की तस्वीरें लिए हुए थे। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मराठा आंदोलन आज नागपुर तक पहुंच गया। नागपुर में मराठा समाज के लोगों ने सामूहिक मुंडन कराकर अपना विरोध जताया, अपने समाज के लिए आरक्षण की मांग की। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने कहा कि मराठा दशकों से शांति से आंदोलन कर रहे हैं और आगे भी अपनी मांगों के लिए लड़ते रहेंगे। जरांगे पाटिल के समर्थन में मुंबई के लोअर परेल में भी मराठा समुदाय के लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं। एक शिफ्ट में 20-20 लोग प्रदर्शन कर रहे हैं।
आंदोलनकारियों ने आरोप लगाया कि सरकार उनकी मांग को लंबा खींच रही है, लेकिन वो शांति से आंदोलन करते रहेंगे और मराठा समुदाय को के लिए आरक्षण लेकर रहेंगे। मुंबई के डब्बे वालों ने भी मराठा आंदोलन का समर्थन किया। मुंबई में आज डब्बे वालों ने मराठा आरक्षण की मांग को लेकर प्रोटेस्ट किया। धरने पर बैठे डब्बे वालों ने कहा, मराठा समुदाय पिछड़ा हुआ है, उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। जब तक मनोज जरांगे पाटिल अनशन करते रहेंगे, वो भी उनके साथ आरक्षण की लड़ाई लड़ते रहेंगे। अच्छी बात है कि मराठा आंदोलन में आज कहीं से भी हिंसा की कोई बुरी खबर नहीं आई। हालांकि बीड़, धाराशिव जैसे जिन जिलों में हिंसा हुई थी, वहां अभी भी तनाव है, इंटरनेट पर पाबंदी है और पुलिस उन सीसीटीवी फुटेज को देखकर उन लोगों के खिलाफ एक्शन ले रही है जो हिंसा में शामिल थे। महाराष्ट्र में 141 केस दर्ज किए गए, 164 लोगों को अरेस्ट किया गया। इससे मनोज जरांगे नाराज हैं। जरांगे ने कहा कि मराठा अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। जो हिंसा हो रही है उसके पीछे मराठा लोग नहीं, बल्कि ये लोग उनके आंदोलन के खिलाफ साजिश करने वाले लोग हैं। सरकार माहौल को खराब कर रही है। उनका आंदोलन शांतिपूर्ण है, इसलिए सरकार आंदोलनकारियों पर लगाए सारे केसेस वापस ले। और हम लड़ने के लिए सज्ज है। सरकार ने चिंता करने की जरूरत नहीं, हम सज्ज है। लेकिन तुम वातावरण खराब मत करो। सरकार को ये विनती है, इस वातावरण खराब मत करो। मराठे वातावरण खराब करना नहीं चाहते, आप वातावरण बिगाड़ना चाहते हैं। मराठे शांति से आंदोलन कर रहे हैं। महाराष्ट्र में हमारे आदमी के ऊपर किसी पर मामला दर्ज मत करो, क्योंकि हमारे लोग शांति से आंदोलन कर रहे हैं। आप करेंगे तो आपको भारी सरकार को पड़े। सारे नेता ये कहकर बात शुरू करते हैं कि मुद्दा राजनीति का विषय नहीं है, लेकिन उसके बाद सब राजनीति की ही बात करते हैं। हालांकि बात तो साफ है कि शिंदे सरकार ने मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन करने वालों से 30 दिन मांगे थे। उन्होंने 40 दिन दिए, लेकिन शिंदे साहब इस मामले में तैयारी नहीं कर पाए। इसी तरह ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने में भी उन्होंने देर की। अगर ये काम पहले करते तो हिंसा से बचा जा सकता था। लेकिन यह भी सही है कि इस बार मराठा आरक्षण के आंदोलन को हवा देने का काम शरद पवार और उनकी पार्टी के नेताओं ने किया। उनकी मंशा इस मामले में केंद्र सरकार को फंसाने की है। इसीलिए उनके लोग बार बार कह रहे हैं कि अगर मराठाओं को कोई आरक्षण दे सकता है तो केंद्र सरकार दे सकती है। वो एक तीर से दो शिकार करना चाहते हैं। शरद पवार और उनकी तरह जो बाकी नेता हैं जो मराठा आरक्षण के आंदोलन को हवा दे रहे हैं, उनकी नजर मराठाओं के 15% वोट बैंक पर है। लेकिन पिछले 2 दिन में उन्हें एहसास हो गया, अगर उन्होंने सिर्फ मराठाओं पर इतना जोर दिया तो पिछड़े वर्ग में रिएक्शन हो जाएगा। ऐसी जातियों की संख्या 50% से ज्यादा है, तो सियासत का तकाजा है कि 15% के चक्कर में 50% को नाराज नहीं किया जा सकता। और अब तो ये बात खुलकर सामने आ गई। पिछड़े वर्ग के नेताओं ने अपना हक मांगने की बात शुरू कर दी है। इसीलिए यह मामला और उलझ गया है और लगता है कि एकनाथ शिंदे के पास इस मामले को सुलझाने की ना समझ है ना अनुभव। वो किसी तरह पूरे मामले को टालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, अब इसे टाला नहीं जा सकता। आगे बढ़ते हैं। शराब घोटाले के केस में अरविंद केजरीवाल को कल ईडी के दफ्तर में पेश होना है। हालांकि केजरीवाल कल जाएंगे या नहीं, इसका खुलासा आम आदमी पार्टी ने नहीं किया है, लेकिन इस मुद्दे पर सियासत जमकर हो रही है। आज आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि सरकार इंडिया अलायंस में शामिल सभी बड़े नेताओं को जेल में डालने की साजिश कर रही है। एजेंसियों को उन नेताओं के नामों की लिस्ट भेज दी गई है जिन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाना है, और इसकी शुरुआत अरविंद केजरीवाल से होगी। ईडी ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए गिरफ्तार करने के लिए बुलाया है। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने यही कहा। उन्होंने कहा केजरीवाल की गिरफ्तारी का प्लान बीजेपी की 2024 की चुनावी रणनीति का हिस्सा है। केजरीवाल से शुरुआत होगी, इसके बाद विरोधी दलों के सभी बड़े नेताओं को एक एक करके जेल में डाला जाएगा। हमारे सूत्र हमें बताते हैं कि एक योजना बनी है। इन पुख्ता सूत्रों का कहना है ये योजना है कि जो टॉप लीडरशिप है इंडिया गठबंधन के
पॉलिटिकल पार्टीज जो मेन नेता हैं इंडिया गठबंधन के, उन्हें पकड़ के जेल में डाल दो। और उस योजना में पहला अरेस्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भाजपा की एजेंसियां करने जा रही हैं। जब टॉप नेता जेल में डाल दिया जाएगा तो वो चुनाव कैसे लड़ेगा? वो तो कोर्ट, कचहरी, वकील, एजेंसी, जेल के चक्कर काटता रह जाएगा। पार्टी कैसे चलेगी? तो यानी कि अगर इंडिया गठबंधन के एक एक नेता को, जो शीर्ष नेता है, टॉप लीडरशिप है पार्टी की, या पार्टी का मेन मुखिया है, मेन अध्यक्ष है, अगर उसे ही पकड़ के जेल में डाल दोगे तो रेस में तो अकेले भाजपा दौड़ेगी और अकेले ही जीत जाएगी। दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटें हैं। इंडिया गठबंधन अगर एकजुट होकर लड़ता है तो 7 की 7 सीटें बीजेपी हार रही है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और ये 7 की 7 की सीटों की हार बीजेपी को इतना सता रही है कि वो अपने अरेस्ट की शुरुआत दिल्ली से करने जा रहे हैं, और पहला अरेस्ट अरविंद केजरीवाल जी का करेंगे। राघव चड्ढा से ज्यादा मजबूत सोर्स कपिल सिब्बल के हैं, क्योंकि कपिल सिब्बल ने दावा किया कि दूसरे नेताओं का नंबर तो बाद में आएगा, केजरीवाल के बाद अगला नंबर राघव चड्ढा का हो सकता है। कपिल सिब्बल ने कहा, जैसे जैसे आम चुनाव करीब आएंगे, विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी की कार्रवाई तेज होती जाएगी। जिस तरह से विपक्ष के लोगों को ये टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो अभी मिनिस्टर, इन्होंने, आपके मिनिस्टर तो आज भी जेल में बैठे हुए हैं और कितने महीने हो गए और आज लगातार जेल में, और कोई राहत उनको नहीं मिल रही। देन दे आर टारगेटिंग नाउ अरविंद केजरीवाल, एंड एज दी elections get nearer, the Lok Sabha elections get nearer, they'll be targeting more people. I'm afraid they will at some stage target Raghav Chadha also. किस के खिलाफ इन्होंने नहीं किया? वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में क्या हुआ आप जानते हो। कई मंत्रियों के खिलाफ इन्हें ईडी के द्वारा, अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ इन्होंने शुरू किया है। उधर तेलंगाना में उनके खिलाफ भी हुआ है। चंद्रबाबू नायडू जेल में है। राजस्थान में भी इन्होंने शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र में तो आपने देखा ही है कैसे इन्होंने किया है। हिंदुस्तान 2 हिस्सों में बटा हुआ है, जहां बीजेपी राज करती है या उनके दल राज करते हैं, उनके सहयोगी दल राज करते हैं, वहां तो ईडी जाती नहीं है, वहां तो ईडी के दरवाजे बंद हैं। और बाकी जहां विपक्ष है वहां ईडी के दरवाजे खुले हैं। वैसे इस मामले में केजरीवाल को अपने अलायंस पार्टनर्स का पूरा साथ मिला। आज ममता बनर्जी ने भी केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका जताई। ममता ने कहा, एक के बाद एक विपक्षी नेताओं को समन भेजकर डराने की कोशिश की जा रही है। ममता ने कहा कि उनके पास भी बीजेपी का एक बहुत बड़ा राज है, वो चाहें तो वो भी बीजेपी की पोल खोल सकती हैं, लेकिन वो देश हित में ऐसा नहीं करेंगी, क्योंकि इससे बदनामी भारत की होगी। अरविंद को भी नोटिस भेजा, 5-6 एमपी को ये लोग कहते हैं हमारा फोन भी हैकिंग कर लिया। आई एम गेटिंग द इंफॉर्मेशन। सबको नोटिस भेजा, सबको लिए ऐसा होता है। एक ऐसा राज है ना जो हम कहने भी नहीं सकते, कहने से भी शर्म आता है कि हमारा बात कोई ना कोई वर्ल्ड का लोगों ने देखेंगे, क्या सोचेगा हमारा देश के लिए। हम देश को कभी छोटा नहीं कर सकता है। इट्स अ मदरलैंड। अगर ईडी का पिछला रिकॉर्ड देखें, विरोधी दल नेताओं को लेकर सरकार की सियासत का अंदाजा लगाएं, तो केजरीवाल का जेल जाना तो तय है। वो कल भी हो सकता है और अगले हफ्ते भी। केजरीवाल इस बात को काफी पहले से जानते हैं, समझते हैं, इसलिए उनका प्लान भी तैयार है। केजरीवाल एक्साइज केस की मेरिट को इश्यू बनाने के बजाय इस केस को पॉलिटिकल बनाना चाहते हैं, राजनीति के मैदान में लड़ना चाहते हैं। वो ममता बनर्जी, एमके स्टालिन और हेमंत सोरेन जैसे चीफ मिनिस्टर्स को यह समझाना चाहते हैं कि अगर आज मैं जेल गया और शोर नहीं मचा तो कल आप सब अंदर जाएंगे। अब कई लोगों ने यह बात कहना शुरू भी कर दिया है, और इस बात में दम इसलिए लगता है कि इन सारे मुख्यमंत्रियों और उनके करीबियों के खिलाफ ईडी और सीबीआई के गंभीर केसेस चल रहे हैं। इस लिस्ट में बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव भी शामिल हैं।
दूसरी तरफ बीजेपी की कोशिश यह है कि केजरीवाल के केस का फोकस एक्साइज घोटाले पर रखा जाए, करोड़ों रुपए के लेन देन पर रखा जाए, शेल कंपनियों पर रखा जाए, मनी ट्रेल पर रखा जाए और जनता के सामने यह तस्वीर रखी जाए कि केजरीवाल शराब घोटाले के किंगपिन हैं और उन्होंने इस मामले में मोटा माल कमाया। लेकिन सियासत तो बीजेपी के नेताओं के दिमाग में भी है, इसीलिए वो करप्शन के मामले में केजरीवाल के पुराने बयान दिखा रहे हैं। जहां केजरीवाल कहते हैं कि सोनिया गांधी को जेल में डाल दो, जहां वो शरद पवार और लालू यादव जैसे नेताओं को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। लेकिन केजरीवाल भी करें तो क्या करें, अब समीकरण बदल गए हैं, अब ये सारे नेता साथ साथ हैं। इसीलिए इस मामले की तकरार 2024 के चुनाव तक सुनाई देगी। कल केजरीवाल की ईडी में पेशी है और कल ही ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद महुआ मोइत्रा को पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोप में पार्लियामेंट के एथिक्स कमेटी के सामने पेश होना है और महुआ भी पूरी कोशिश कर रही हैं कि उन्हें एथिक्स कमेटी के सामने पेश ना होना पड़े। उन्होंने अपनी एक चिट्ठी जारी की जो उन्होंने संसद की एथिक्स कमेटी को भेजी है। इस चिट्ठी में महुआ ने 2 बातें लिखी। पहली तो ये कि उन पर लगे इल्जाम क्रिमिनल जस्टिस के दायरे में आते हैं, इसलिए आरोपों की जांच में एजेंसीज को शामिल किया जाना चाहिए। यानी महुआ कहना चाहते हैं कि एथिक्स कमेटी उनके ऊपर लगे इल्जामात की जांच नहीं कर सकती। दूसरी बात महुआ ने लिखी, उन पर इल्जाम है कि उन्होंने बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी से पैसे लेकर पार्लियामेंट में गौतम अडानी के खिलाफ सवाल पूछे, इसलिए हीरानंदानी को भी एथिक्स कमेटी के सामने बुलाया जाए और महुआ को हीरानंदानी से क्रॉस एग्जामिनेशन की परमिशन दी जाए। इसके बाद महुआ ने एथिक्स कमेटी पर भेदभाव का आरोप भी लगाया। महुआ ने कहा कि एथिक्स कमेटी विरोधी दलों के सांसदों के साथ दोहरा रवैया अपनाती है। बीजेपी सांसद रमेश पिधूड़ी को पेशी के लिए टाइम दे दिया गया, लेकिन कमेटी ने आरोप लगाने वालों के क्रॉस एग्जामिनेशन की उनकी मांग नहीं मानी और न ही उन्हें वक्त दिया गया रहा है। महुआ मोइत्रा कैमरे के सामने तो नहीं आई, लेकिन उन्होंने अपनी चिट्ठी को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। लेकिन महुआ की शिकायत करने वाले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने आज फिर उन पर अटैक किया। निशिकांत दुबे ने कहा कि महुआ मोइत्रा की हरकतों से देश की सुरक्षा खतरे में पड़ी है, उन्हें सांसदों की कमेटी के सामने जवाब देना ही होगा। इस पार्लियामेंट में 10,000 रुपया लेने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए सांसद बर्खास्त हो चुके हैं, निष्कासित हो चुके हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है ये बात। ये उससे ज्यादा सीरियस विषय है। पार्लियामेंट के एक नियम कानून है। मैंने अपना कंप्लेन कमिटी ऑफ एथिक्स को दिया है। कमिटी ऑफ एथिक्स में मेरा डिपोजिशन हो चुका है। चूंकि मुझे नियम कानून की जानकारी है, उसके हिसाब से जब कोई केस आप करते हैं या किसी चीज पर कोई कमेटी बात करती है तो अंदर क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, मेरे के क्या मन है, इसके ऊपर कोई विचार नहीं होता। कल महुआ जी की पेशी है, कल कमेटी ऑफ एथिक्स के सामने वो हाजिर होंगे। अब कमेटी उसके बाद जो फैसला करेगी, मुझे लगता है कि 2 तारीख के बाद मेरा बोलना जो है ज्यादा उचित होगा। इस मामले में महुआ मोइत्रा जितने भी जवाब दे रही हैं, उनमें कानूनी दांवपेच और टेक्निकल बातें ज्यादा हैं। वो फेवर लेकर सवाल पूछने का अधिकार एक बिजनेसमैन को देने के मामले में सीधे सीधे जवाब देने से बच रही हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन का अधिकार मांगना, एथिक्स कमेटी की नीयत पर सवाल उठाना, ऐसे दांवपेच हैं जो वकील बताते हैं। लेकिन ये केस अदालत के सामने नहीं है, पार्लियामेंट की कमेटी के सामने है। यहां फैसला करने वाले जज नहीं है, महुआ के पार्लियामेंट के साथी मेंबर्स हैं। कमेटी को यह देखना है कि महुआ मोइत्रा ने जो किया, क्या उससे पार्लियामेंट की गरिमा को नुकसान पहुंचा, क्या उन्होंने पार्लियामेंट के एथिक्स का पालन नहीं किया। अब तक दोनों तरफ से जो बातें सामने आई हैं, उससे लगता है कि शिकायत करने वाले निशिकांत दुबे का केस मजबूत है। वो सिर्फ इस केस की मेरिट पर बात कर रहे हैं, वो सिर्फ महुआ के पार्लियामेंटेरियन के तौर पर व्यवहार का सवाल उठा रहे हैं। इसीलिए महुआ के लिए अब इससे बचना मुश्किल होगा। राजस्थान के चुनाव में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री हुई। योगी ने आज पहली पब्लिक मीटिंग की। योगी अलवर जिले की तिजारा सीट से बीजेपी उम्मीदवार
बाबा बालकनाथ के लिए वोट मांगने पहुंचे। बाबा बालकनाथ फिलहाल अलवर लोकसभा सीट से सांसद हैं और गोरखनाथ संप्रदाय के महंत भी हैं। योगी गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर हैं, इसलिए बाबा बालकनाथ के साथ उनका करीबी रिश्ता है। रैली में दो बड़े भगवधारी नेता मंच पर थे, इसलिए भगवा की बात हुई, सनातन की बात हुई, हिंदुत्व की बात हुई। योगी ने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार हिंदू विरोधी है। राजस्थान में हिंदुओं पर कट्टरपंथी जुल्म करते हैं, लेकिन सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहती है। योगी ने उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या की याद दिलाई। कहा, राजस्थान में कन्हैयालाल का गला काट दिया गया, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। अगर यूपी में ऐसा होता तो गुनहगारों और उनके हमदर्दों को तुरंत ये पता लग जाता कि इस तरह के पाप की सजा क्या होती है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार तो हिंदू विरोधी है, पेशेवर गुंडा और अपराधियों को प्रश्रय देती है। याद करिए, कन्हैयालाल का गला रेत दिया जाता है। यूपी में कोई घटना को अंजाम देता तो अब तक क्या अंजाम होता, इसका परिणाम हर व्यक्ति जानता है। लेकिन राजस्थान में लगता है सरकार की रीढ़ ही नहीं, एक रीढ़विहीन सरकार किस तरीके से यहां पर अत्याचार को, अनाचार को, गुंडागर्दी को, अव्यवस्था को प्रश्रय दे रही है, इसके नमूने हैं पूज्य संतों का। जिस तरीके से पूज्य संतों के आश्रम पर यहां पर हमले किए गए सरकार के संरक्षण में, वहां पर उन्हें अपमानित किया गया, जिस तरीके से बेटियों के साथ जो व्यवहार यहां पर हुआ, ये क्या दिखाता है? कांग्रेस ने तिजारा में बाबा बालकनाथ के सामने इमरान मेवाती को मैदान में उतारा है। क्योंकि कांग्रेस के उम्मीदवार खुद को बार बार मेवाती बताते हैं, इसी बात को पकड़कर योगी ने आज तिजारा की रैली में इजराइल और हमास की जंग का जिक्र किया। योगी ने कहा कि गाजा का जो हाल है वो इस बात का सबूत है कि जब अराजकता के साथ वोट बैंक की सियासत जुड़ जाती है तो फिर बेकसूर लोग मारे जाते हैं। भाइयों बहनों, तालिबान का उपचार तो बजरंग बली की गदा ही है। देख रहे हैं ना इस समय गाजा में इजराइल तालिबानी मानसिकता को कैसे कुचलने का काम कर रहा है, सटीक एकदम निशाना मार मार करके। भाइयों बहनों, अराजकता और गुंडागिर्दी या आतंकवाद सभ्य समाज के लिए सबसे बड़ा कलंक है। लेकिन जब आतंकवाद के साथ, गुंडागिर्दी और अराजकता के साथ वोट बैंक की राजनीति जुड़ जाती है तो एक गरीब, एक निरीह, एक महिला, एक व्यापारी और पूरा सभ्य समाज उसकी चपेट में आता है। योगी आदित्यनाथ की बातों से उत्साहित होकर उम्मीदवार बाबा बालकनाथ भी फुल फॉर्म में आ गए। उन्होंने कहा वो अशोक गहलोत के घर को सीएम हाउस नहीं बल्कि फतवा हाउस कहते हैं। वहां हिंदू विरोधी फैसले ही लिए जाते हैं, फिर चाहे वो शोभा यात्रा निकालने से रोकना हो या फिर त्योहार पर धारा 144 लगाना। आप जानते हो किस प्रकार से इस सरकार के लोगों ने ये जो सीएम हाउस है उसको सीएम हाउस मैं नहीं बोलता हूँ, वो तो फतवा हाउस बन चुका है राजस्थान सरकार का सीएम हाउस। वहाँ पर सनातन धर्म के खिलाफ में जिस प्रकार से फतवे जारी किए गए, हमारी धार्मिक यात्राओं पर प्रतिबंध लगाया गया, हमारे धार्मिक ध्वजों को लहराने पर रोका गया, हमारे राजगढ़ के अंदर भगवान शिव का 300 साल पुराना मंदिर जिस प्रकार से तोड़ा गया, ऐसा तो राक्षस भी नहीं करते थे जितना धर्म इस कांग्रेस सरकार ने करने का काम किया है। अब सवाल है कि तिजारा की सीट पर फतवे की बात क्यों हुई, इजराइल हमास जंग का जिक्र क्यों हुआ, इसकी क्या जरूरत पड़ गई, योगी ने ऐसा क्यों कहा? तो इसकी बैकग्राउंड आपको बता देता हूं। कांग्रेस ने इमरान मेवाती को उम्मीदवार बनाया है। वो अपनी पब्लिक मीटिंग्स में बार बार कहते हैं कि वो मेवाती हैं, किसी से डरने वाले नहीं हैं। असल में तिजारा सीट हरियाणा के फिरोजपुर झिरका से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है।
मेवात इलाके में है। इसी इलाके में कुछ महीने पहले विश्व हिंदू परिषद की शोभा यात्रा पर हमला हुआ था। शिव मंदिर को घेर कर चारों तरफ से फायरिंग की गई थी। पुलिस पर भी हमला किया गया था। उससे पहले रामनवमी की शोभा यात्रा पर हमला हुआ था। क्योंकि कांग्रेस के कैंडिडेट बार बार खुद को मेवाती कहते हैं, इसीलिए आज योगी ने यूपी के बुलडोजर और हमास पर इजरायली फौज के हमलों की याद दिलाई। अब शुरुआत तो हो गई है, इस मुद्दे पर बयानबाजी आगे बढ़ेगी। आज राजस्थान से कांग्रेस में बगावत की खबरें भी आई। कांग्रेस ने कल रात 61 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया और आज कई सीटों पर नाराजगी सामने आई। बसेड़ी सीट से कांग्रेस के विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा ने टिकट कटने के बाद SC/ST कमीशन के चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया। खिलाड़ी लाल बैरवा सचिन पायलट के करीबी हैं। 3 दिन पहले जब सचिन पायलट नॉमिनेशन फाइल करने गए थे तो बैरवा पायलट के साथ उनकी गाड़ी में थे। बैरवा को पूरा यकीन था उन्हें टिकट मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिला। इसीलिए आज खिलाड़ी लाल बैरवा ने पूरा गुस्सा अशोक गहलोत पर उतारा। बैरवा ने कहा कि अगर कांग्रेस गहलोत की लीडरशिप में चुनाव लड़ेगी तो सरकार बनना मुश्किल है। अगर कांग्रेस को सत्ता में वापसी करनी है तो कांग्रेस को ऐलान करना चाहिए कि सचिन पायलट अब मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। इसमें क्या हुआ? इसमें कोई गलत कह दिया क्या? वो डिमांड उसकी जगह नया है, युवा है, एनर्जेटिक आदमी है और आज जमाने में क्या नाम जरूरत है, ये उम्रदार लोगों को घर नहीं बैठना चाहिए। क्या गलत कह दिया हमने? उसके पीछे युवा कितना पड़ा हुआ है, किसान, ये जब वो मीटिंग करता है ना तो लाख लाख 1.5 लाख आदमी इकट्ठा होता है। ये कैसे भूल रहे हैं? और आज भी उसको चेहरा घोषित कर दो, कह दो आने वाला टाइम आए तो मुख्यमंत्री बनाएंगे। देखो सरकार कैसे बम्पर पर जीत के आती है। इसमें क्या हुआ? कोई गलत के बस का नहीं है क्या? अजी हो गया ना, बहुत हो लिया ना। एक चीज़ कोई अपन को कोई कुर्सी या कोई फर्नीचर है वो रख रखा, उससे बोरियत हो जाती है, उसका बदलने का मन करता है। तो टाइम है, अब बहुत हो गया। भाषा समझ जानी चाहिए, नहीं कोई धक्का मारेगा। एक नियम है, मैं तो खुद ही कहना, मैंने कहा भाई 2 बार से ज़्यादा किसी को किसी एक पोस्ट पे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो अच्छा लगता है कि वो अपने पक्ष से निकल दे। नहीं तो लोग मारते हैं, धक्का मारते हैं, हराते हैं। क्यों हराते हैं? वो इसलिए हराते हैं बहुत होली आप तो ऐसे तो मानोगे। ये जरूरी है, इसलिए वक्त को समझो और युवाओं को लाओ। कांग्रेस की कमजोरी नहीं है, कमजोर हमने बना रखी है। हमारे मठाधीश हम जो लोग हैं ना, हमको यशमैन चाहिए, वो नहीं चलेगा, नए लोगों को लाना पड़ेगा। इसीलिए टिकट कटा है क्या आपकी इतने बगावत सुर से? ये तो शुरू से ही है। सही बात बोलता हूँ, सही बात बोलने का नतीजा मिला। तो ये पहली बार थोड़ी मिला है, ये तो पहले और बोल चुका है। मेरा टिकट कटने के बाद में भी इसी पार्टी में हूँ अभी, ठीक है ना। तो हम तो वो वफादार लोग, लेकिन वफादार लोगों को आजकल इन लोगों ने क्या समझ लिया है कि बेवकूफ़ है। बेवकूफ़ नहीं है। मेरा बिगाड़ा है तो मैं भी इतना बिगाड़ सकता हूँ जो याद रखेंगे। देखना चुनाव में। खिलाड़ी लाल बैरवा अकेले नहीं है, कांग्रेस के कई और नेता हैं जिन्हें अब तक टिकट नहीं मिला है और अब उनसे उनके समर्थक पार्टी हाईकमान पर प्रेशर बनाने में जुट गए हैं। जयपुर की हवा महल असेंबली सीट से महेश जोशी के टिकट को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। ऐसे में अब उनके सपोर्टर्स कांग्रेस ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। महेश जोशी फिलहाल अशोक गहलोत के करीबी हैं, उनकी सरकार में मंत्री हैं, लेकिन अब तक महेश जोशी की सीट पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन टिकटों को लेकर नाराजगी की खबरों पर अशोक गहलोत ने कहा, हर चुनाव में ऐसा होता है, टिकट सभी चाहते हैं लेकिन सबको टिकट देना मुमकिन नहीं है, इसलिए नाराजगी कांग्रेस में भी है और बीजेपी में तो इससे ज्यादा। हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। मैं खुद ही संतुष्ट नहीं हो सकता हूँ। सब में फैसले होते हैं 100%। मैं अगर मुख्यमंत्री भी हूँ तब भी सभी फैसले मेरी मर्जी माफिक नहीं हो सकते हैं। ये डेमोक्रेसी है, इसलिए इतनी मार्जिन रख के चलनी पड़ेगी। पर बीजेपी में जो धमाल पट्टी हुई है, आगजनी हुई है, बीजेपी दफ्तर का मैंने सुना ताला लगा हुआ है, पीछे जाना पड़ रहा है। बीजेपी दफ्तर के अंदर पिछले 15-20 दिन से पीछे से जाते हैं, आगे का लॉक कर रखा है। आगजनी भी हुई है, तोड़फोड़ भी हुई है, सब कुछ हुआ है। और टिकट मिलने के बाद में मैं सोच सकता हूँ कि थोड़ी नाराजगी हुई होगी, स्वाभाविक भी है।
पर टिकटों का इस बार वितरण जो हुआ है वो मेरे में बाय एंड लार्ज सबकी सलाह से हुआ है, बाय एंड लार्ज। अब उसके बाद में थोड़ी बहुत शिकायत हो सकती है, पर चुनाव हम जीत के आएंगे। इस बार जनता का फैसला हमारे पक्ष में जाएगा। आम जनता चाहती है सरकार रिपीट हो, क्योंकि हमने काम ही ऐसे किए हैं। अशोक गहलोत की बात सही है कि बगावत के स्वर बीजेपी में भी सुनाई दे रहे हैं। चुनाव के मौके पर सब पार्टियों में ऐसा होता है, जिसको टिकट नहीं मिलता वो अपना झंडा उठाकर खड़ा हो जाता है, विद्रोह कर देता है। लेकिन बीजेपी में सीनियर नेताओं ने मेहनत करके ज्यादातर बागियों को मना लिया है। लेकिन कांग्रेस में गहलोत को छोड़कर बाकी कोई नेता इस मामले में कोशिश करता नजर नहीं आया। इसीलिए बगावत का थोड़ा बहुत नुकसान अशोक गहलोत को हो सकता है। जंग के मैदान का अपडेट आपको दे देता हूं। इजरायली सेना ने गाजा में हमास के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल करने का दावा किया है। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने बताया कि गाजा के जबालिया कैंप पर बमबारी में हमास का एक बड़ा नेता इब्राहिम बियारी मारा गया है। बियारी हमास की सेंट्रल जबालिया बटालियन का मास्टरमाइंड था। जबालिया कैंप उत्तरी गाजा का सबसे बड़ा रिहायशी इलाका है, जहां लगातार दूसरे दिन इजरायली सेना और एयरफोर्स ने बमबारी की। इसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इजरायली सेना का कहना है कि जबालिया कैंप पर बमबारी करके उसने हमास की सुरंगों के नेटवर्क के एक बड़े हिस्से को ध्वस्त कर दिया है। इजरायली फोर्स ने नॉर्थ गाजा की नाकेबंदी कर रखी है। इजरायल के टैंक गाजा में टारगेटेड बमबारी कर रहे हैं और इजरायली सैनिक गाजा सिटी में हमास के ठिकानों में घुस कर हमले कर रहे हैं। ग्राउंड ऑपरेशन को कवर देने के लिए इजरायल की एयरफोर्स भी लगातार बम बरसा रही है। इजरायल की बमबारी में अब तक गाजा में 8000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। हालांकि इजरायली सेना का कहना है कि इन हमलों के लिए हमास के लड़ाके ही जिम्मेदार हैं। इस दौरान जॉर्डन ने इजरायल से अपने राजदूत को वापस बुला लिया है। बोलीविया ने इजरायल से संबंध तोड़ने का ऐलान किया है और कोलंबिया और चिली ने भी इजरायल से अपने राजदूत वापस बुला लिए हैं। हमास की तरफ से भी इजरायल पर हमला किया जा रहा है। गाजा पट्टी से इजरायल की राजधानी तेल अवीव की तरफ रॉकेट से हमले किए गए। हालांकि इजरायल का मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन डोम इन रॉकेट अटैक्स को नाकाम करने में सफल रहा। अब इजरायली फोर्स हमास के उन ठिकानों पर टारगेटेड अटैक कर रही है जहां से इजरायल पर रॉकेट दागे गए। हमास के हमलों में इजरायल के कई सैनिक मारे गए हैं। मारे गए इजरायल सैनिकों में एक इंडियन ओरिजिन का सोल्जर भी था। हमास ने कहा है कि इजरायली सेना के लिए गाजा पट्टी कब्रिस्तान साबित होगी। हमास के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि वो जल्दी ही कुछ विदेशी बंधकों को रिहा कर देगा। इस जंग के बीच एक राहत की खबर यह आई कि राफा बॉर्डर खुल गया। खाने पीने के सामान और दवाइयों से भरे ट्रकों को गाजा में जाने की परमिशन मिल गई है। इसके अलावा गाजा के लोगों को भी बॉर्डर पार करने की इजाजत मिल गई है। हालांकि आज बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि जंग लंबी चलेगी। इजरायली फोर्स हमास का खात्मा किए बगैर नहीं रुकेगी। और इस दौरान ईरान ने मुस्लिम देशों से कहा कि अगर इजराइल गाजा पर हमले नहीं रोकता तो उसे रोकने का एक ही रास्ता है, इस्लामिक देश इजराइल को ऑयल और खाने की सप्लाई रोक दे।